मैं दो जो प्रमुख बातें उन पर भी मैं बाद में चर्चा करूंगा। संजय जी के पास तो चलता हूँ, संजय द्विवेदी जी का। संजय जी, सैनिकीकरण की बात जो उन्होंने कही, अभी विनायक सिंह जी से हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सैनिकीकरण जो है हटाया जाना चाहिए, पर बंदूकों के दम के ऊपर विकास भी तो नहीं हो सकता, ये चीज भी तो पॉसिबल नहीं हो सकती। देखिए, नक्सली जो कर रहे हैं फौरी तौर पर उससे लड़ने का सरकार के पास भी कोई तरीका नहीं है। और ये जो सबसे जो बड़ी बात जो खतरा पैदा हो रहा है कि लोकतंत्र के खिलाफ एक ऐसी व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है जो दरअसल लोकतंत्र को तोड़ने वाली व्यवस्था है और लोकतंत्र का विकल्प प्रस्तुत करना चाहती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या कोई भी व्यवस्था लोकतंत्र का पर्याय बन सकती है, लोकतंत्र का विकल्प बन सकती है? आज ये सारे के सारे जो मानवाधिकारी हैं, सारे जो लोग हैं, ये सबके सब लोकतंत्र के प्रति आस्था उठाना चाहते हैं, व्यवस्था को आस्था उठाना चाहते हैं। और कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा संकट है जिसका लाभ नक्सलियों को मिल रहा है। एक उनका वैचारिक अभियान भी, उनके साथ विचारधारा के स्तर पर भी लोग लगे हुए हैं और मैदानी लड़ाई तो वो लड़ ही रहे हैं। आखिर जब एक मैदान में लड़ाई लड़ी जा रही है, हिंसक कार्रवाइयां की जा रही है, उनसे कोई भी सरकार अपने नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए क्या करेगी? कैसे वो अपनी फौज बुला ले? भले हमारे फौज के लोग मारे जा रहे हैं। तो सरकार के सामने ही धर्म संकट है, एक सामाजिक आर्थिक समस्या का। जिस तरह से सैनिकीकरण एक विचारधारा के आधार पर किया गया, उसके नाते एक बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ है। इतना सरल मामला नहीं जिसमें आसानी से विनायक सिंह जी कह के निकल गए कि सैनिकीकरण मत करिए, हमारे लोग को हम मारे जा रहे हैं, वहां पर हमारे कलेक्टर तक सुरक्षित नहीं है और आप कह रहे हैं सैनिकीकरण मत कीजिए। तो कहीं न कहीं सरकारों के सामने भी संकट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से कैसे निपटे। तो कहीं न कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें दोनों लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। जी, सैनिकीकरण की आपने बात की कि वहां पर सुरक्षा को लेकर, पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी सरकार की भी तो है। सरकार भी जो अपना तंत्र है इतना मजबूत रखे कि चीजें इस तरह से सामने ना आए। हालांकि पहली बार इस तरह का मसला सामने आया। देखिए, ये कहने में कोई हिचक नहीं कि ये जो व्यवस्था गड़बड़ हुई है, इसमें सरकार का बहुत बड़ा एक योगदान है और हमारे लोकतंत्र की विफलता भी कहीं न कहीं है। अगर हमारा लोकतंत्र सफल होता तो नक्सली इस तरह से आतंक का राज पैदा नहीं कर सकते थे। और आज आप देखें कि नक्सली और जो है सरकार के बैठे हुए लोग सब कहीं न कहीं जो है पूरी जो हमारी व्यवस्था के छिद्र हैं उसका लाभ उठा रहे हैं। आज आपको पता होगा कि कितने हजार करोड़ की लेवी नक्सली इलाकों से वसूल रहे हैं। तो ये सारी सीधी बात है। अब तक ये था कि हमारा शासन तंत्र भ्रष्ट था, हमारे अफसर भ्रष्ट थे, हमारे व्यापारी भ्रष्ट थे। आज नक्सल भी जो मुक्ति दिलाने के लिए इस इलाके में आए हैं वो भी लेवी वसूल करके हमारे ही लोगों को गोलियां बरसा रहे हैं। तो ये भ्रष्ट तंत्र की जो गठजोड़ है इसको कहीं न कहीं तोड़ना पड़ेगा, लोकतंत्र को नीचे तक ले जाना पड़ेगा। भ्रष्ट तंत्र की गठजोड़ को तोड़ना पड़ेगा। संजय जी लगातार बात कर रहे हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कलेक्टर की पत्नी आशा मेनन ने भी माओवादियों से अपने पति को छोड़ने की अपील की है। अभी उनका थोड़ा मेडिकल सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, इज ऑल्सो आस्थमाटिक पेशेंट। तो आई वुड रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट एंड नक्सल्स टू अंडरस्टैंड कि उनके पास अभी सिर्फ 2 ही डोसेज है, उसके मतलब विच इज नॉट सफिशिएंट। अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा भी हो जाएगा तो ही विल नॉट एबल टू कोप। और इतना कुछ किए हैं अभी डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, तो मुझे यही निवेदन है कि वो जल्दी कल अपने हस्बैंड को रिहा करें। चर्चा आगे बढ़ाते हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से तंत्र भी काम कर रहा है। हमारा सूचना तंत्र जो है, जो सरकार का सूचना तंत्र है, वो किस तरह काम कर रहा है। अब राजीव रंजन जी के पास जाऊंगा। राजीव जी, बड़ी बुनियादी बात यहाँ पर है कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रांच का गठन हुआ। इस पर बीते साल अधोसंरचना के चलते इसका गठन जो है, इसके काम में काफी कुछ लूज पोल्स नजर आए। माओवादियों ने पीएसएस पीपल सीक्रेट सर्विस जो है शुरू की थी, वो काफी हमसे आगे निकल गई। और ये बात बार बार निकल कर आरसी की जब गठन के बाद में जब वो मोटरसाइकिल से नेशनल हाईवे के बजाय केरला पाला के लिए निकले तो ये खबर पहले उन्हें निकली, वहीं से पूरा प्लान बना। तो क्या लगता है इस तरह का जो खुफिया तंत्र लेकर के चल रहे हैं, कामयाबी मिलना तो बहुत मुश्किल है और सुरक्षा भी बड़ा सवाल आगे भी बने। हमारा जो खुफिया तंत्र है उनका जो खुफिया तंत्र है उसमें काफी फर्क है। हमारा खुफिया तंत्र सरकारी ढांचे से काम करता है और ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं ये सरकार से ऊपर तो है ही। और अब किसी ने देखा ही नहीं खबर भारती, मेरे यहाँ से कम से कम पोस्ट तो कर दूंगा जा करके। वो उस एरिया में, चाहे वो जंगल है, पहाड़ है, घूमने के लिए जगह अच्छी है, इन सब जगहों पर किसी भी प्रकार का घात लगा करके हमला करना ये बहुत आसान होता है। सरकारी तंत्र से जिस प्रकार काम होता है, तो सरकार जिस प्रकार काम कर रही है वो तो साफ दिख ही रहा है। और देखिए, एक और दूसरी चीज है कि आप केयर कीजिए कि जहाँ जहाँ विकास का कार्य हो रहा है उन जगहों
पर अभी पिछले दिनों जैसे उड़ीसा की जो घटना है जहाँ के विधायक आज कब्जे में हैं, उस एरिया में विधायक के बारे में अगर बात की जाए तो विधायक ने बहुत अच्छा काम किया था। इसी प्रकार इस जो हमारे कलेक्टर को अभी अगवा किया गया है, कलेक्टर भी अपने एरिया में अच्छा काम कर रहे थे। तो अब ऐसा देखने में आ रहा है कि जहाँ विकास की बात हो रही है वहाँ ये ज्यादा सफलतापूर्वक या ज्यादा ध्यान से अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं या अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी कहीं ना कहीं सेंध तो यहाँ पर नजर आती है। आपको एक बार फिर हम अपडेट कर रहे हैं हमारे दर्शकों को कि सर्वदलीय बैठक चल रही है, वो अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, यानी कि कुछ देर के अंदर हो सकता है उससे कुछ नतीजा निकल करके आ जाए। हमारे साथी लगातार उससे जुड़े हुए तमाम अपडेट्स हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे कि सर्वदलीय बैठक में से क्या कुछ निकल करके आ सकता है और क्या कुछ इसके अंदर खास निकल करके आ सकता है। बरा बातचीत को मैं एक बार फिर आगे बढ़ा जाऊंगा, संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी, ये बात अभी हम विधायक सिंह जी से भी कर रहे थे, आम जन की आवाज सुननी पड़ेगी, आम जन की आवाज सुनने की उन्होंने बात की कि जन जन की आवाज यहाँ पर सुननी पड़ेगी और उसी आवाज को मान्यता भी दी जाए। इतने दिनों के बाद